में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने वीडियो बनाने शुरू किए थे, जिसमें हमने पहला अध्याय जो नए सिलेबस के हिसाब से है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, वो पहला अध्याय हमने कर लिया, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, जो कि प्रारंभिक भारत से लेके 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास था वो उस अध्याय में हमने कंप्लीट किया था। आगामी जो अध्याय हमारा है वो अध्याय नंबर 2 संघर्षकालीन भारत है, जो कि 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास का घटनाक्रम है, कालक्रम है, उसके ऊपर आधारित है। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 तक का जो काल है उसको संघर्षकालीन भारत नाम दिया गया है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो 1206 ईस्वी में जब भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता स्थापना हुई और मुस्लिम वंश का राज चला, और 1757 जो कि अंग्रेज जब भारत में आए 1757 में, तब अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हुई, तब तक का पूरा हम इसमें अध्याय में कवर करेंगे। 1206 से 1757 तक जो घटनाक्रम रहा, इसमें हम जो प्रमुख वंश पढ़ेंगे वो है जैसे दिल्ली का, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दिल्ली में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता ही है, तराइन के 2 युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय, जिसके बाद भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव यानी मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ती है और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो होता है वो सत्ता का प्रमुख केंद्र बनता है। तो गुलाम वंश पढ़ेंगे हम, खिलजी वंश पढ़ेंगे, इसके अलावा तुगलक है, सैयद है, लोधी वंश है, इनके बारे में और इनके दौरान, इस दिल्ली सल्तनत के दौरान, इन वंशों के दौरान जो प्रशासन रहा वो प्रशासन किस प्रकार का था वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, और बीच में शेरशाह सूरी ने भी कुछ समय के लिए भारत में राज किया, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और मुगलों के समय भारत में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही उसके बारे में भी डिटेल से इसमें अध्ययन किया जाएगा। साथ में मुगलों के साथ जो राजस्थान के जो योद्धा थे उनका किस प्रकार सहयोग और प्रतिरोध रहा वो हम पढ़ेंगे। उसमें हम हमीर देव चौहान है, राव शेखा है, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह थे, अमर सिंह राठौड़ थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मराठों का इतिहास क्या था, जिसमें हम वीर शिवाजी और तानाजी राव मालुसरे के बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो ये इस अध्याय में हमारे मुख्य टॉपिक होंगे। इसमें से जो हटा दिया गया है वो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य है। साथ में ही सिखों का प्रादुर्भाव या सिखों का जो संघर्ष था, सिखों के इतिहास है, उसको इस लेसन से हटा दिया गया है इस बार, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो थोड़ा शुरुआत में हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो आप देखें, भारत पर लगातार विदेशी आक्रांता यानी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। भारत ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, जिसे कि बड़ौच कहा गया, और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है, चचनामा एक मुस्लिम ग्रंथ है, उसमें उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदायरा पराजित हुआ और मारा गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य संघर्ष हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। इसी बीच सोमवश से एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा, इस कारण राजा की मृत्यु प्राप्त हो गई। इसके बाद में
बाद भी राजकुमार जयसिंह व सम्राज्ञी रानीबाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किए थे। इन्होंने सोमनाथ को भी लूटा था। सोमनाथ गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर था, उस मंदिर को ये लूट के लेके गया था। तो इसको भी काफ़ी भारत में संघर्ष का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा था। तो ये प्रारंभिक संघर्ष थे जो कि विदेशी आक्रांताओं से भारतीय जो शासक थे उन्होंने उनसे संघर्ष किए थे। उन संघर्षों का थोड़ा यहाँ विवरण दिया हुआ है। तो चलिए अब हम पहला वंश पढ़ते हैं जो भारत में स्थापित हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ। त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय होता है और यहाँ पर वो अपना एक गुलाम छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसने साम्राज्य जीता था। उस साम्राज्य की जो सत्ता थी वो अपने एक गुलाम को वो सौंप के जाता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी के नाम पर इस वंश का जो नाम है वो गुलाम वंश पड़ता है। यानी दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। तो इस वंश को गुलाम वंश कहा गया है। इसके अलावा इसको इलबिरी या यामिनी वंश भी कहा गया है। दूसरा नाम इसका क्या है? यामिनी, इलबिरी और गुलाम वंश। इसका जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसका राज्यारोहण 1206 में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या था? लाख बख्श। इसकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय ये भारत में था। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार जो कि कहा जाता है कि पहले एक जो कोई हिंदू इमारत थी, ऐसी जानकारी आती है, हिंदुओं की कोई एक इमारत थी, उसको तोड़कर इन्होंने उस जगह पर कुतुब मीनार बनाई थी, ऐसा सुनने को मिलता है। तो कुतुब मीनार जो है वो ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। पहली मंजिल ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन के बाद में शासक बनता है इल्तुतमिश, उसने पूरा करवाया था। ये जो मीनार है वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। यानी इसका निर्माण कुतुब मीनार का जो करवाया गया था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 में चौगान यानी पोलो एक खेल होता है, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की जो मृत्यु हुई। तो घोड़े से खेलते हुए मृत्यु किसकी हुई? वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और इसको लाख बख्श कहा जाता था। और इसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी और गुलाम वंश का ये प्रथम शासक था। अगला शासक था इल्तुतमिश। यह जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक शासक रहता है। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। रणथंबोर का किला जो कि राजस्थान में स्थित है, एक अजय किला माना जाता था, इसको इल्तुतमिश ने जीत लिया था। 1223 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया था। पारिजम शाह के पुत्र मकबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। तो इसके काल की कुछ खास घटनाएं हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। चलिए अगला शासक हम पढ़ते हैं। अगला जो शासक था या शासिका भी हम कह सकते हैं, वो थी रजिया सुल्तान। 1236 से 40 ईस्वी तक मात्र 5 वर्ष वो शासक रही रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। रजिया उसका नाम था और वो सुल्तान बनी थी। यानी जो राजा होता था उसको इस समय सुल्तान कहा जाने लगा था।
इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। कारण इसके पीछे स्पष्ट था कि रजिया क्या थी, एक महिला थी, और महिला का शासन जो पुरुष थे या जो परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्क थे, अमीर यानी जो मंत्री वगैरह थे, उनको ये सही नहीं लगा। यानी वो एक महिला के शासक को ऐसा उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया रजिया का। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया था और पुरुषों के समान ही कुबा व कुला यानी कोट व टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो कि अबिसिनिया का निवासी था, याकूत, इसको अमीर आखुर बनाया। अमीर आखुर किसे कहते थे? जो अश्वशाला का प्रधान होता था, जो घोड़े होते थे, घोड़े रखे जाते थे अश्वशाला, उसका प्रधान इसको बनाया था। ये एक महत्वपूर्ण पद होता था, तो ये एक महत्वपूर्ण पद इसको दिया गया था, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विरोध को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। यानी अल्तुनिया और रजिया को 1240 में मार दिया गया। इसके बाद 1240 से 42 तक बराम शाह, उसके बाद मसूद शाह और उसके बाद नासरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य थे। नासरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। यानी अगला जो शासक था वो कौन था? वो था बलबन, जो गुलाम हंस का एक शक्तिशाली शासक साबित हुआ। तो हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं कि ये बलबन कौन था। बलबन इस वंश का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। 1265 से 1296 यानी काफ़ी लंबे समय तक उसने दिल्ली सल्तनत में राज किया था। उलूग खां, इसका वास्तविक नाम क्या था? उलूग खां था। इल्तुतमिश के चहलगानी यानी 40 जो तुर्क थे, तुर्की दासों का जो प्रसिद्ध दल था, इल्तुतमिश ने एक चहलगानी बनाया था, जिसमें 40 जो उसके थे, वो जो महत्वपूर्ण जो उसके जो दास होते थे या महत्वपूर्ण जो उसके सैनिक होते थे, उनका उसने एक दल बनाया था, उसको चहलगानी बोला गया था। उसमें से ये एक था। वह 1265 में यह गद्दी पर बैठता है। मंगोलों का सामना करने के लिए उसने एक नया सैन्य विभाग पुनर्गठित किया। सैन्य विभाग दीवाने आरिज क्या था? सैन्य विभाग था। इससे पहले हमें अमीर आखुर के बारे में पढ़ चुके हैं। अमीर आखुर कौन होता था? अश्वशाला का प्रधान को अमीर आखुर बोलते थे। उस याकूत को इस पद पे याकूत को रजिया सुल्तान ने रखा था। यहाँ हम पढ़ रहे हैं दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या है? दीवाने आरिज है सैन्य विभाग। ये जो बोर्ड परीक्षा हुई थी पीछे 2019 में, उसके अंदर ये पूछा गया था कि दीवाने आरिज क्या है। तो दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। उसने सिजदा व पाबोस की प्रथा दरबार में शुरू की। सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा और पाबोस क्या था? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की जो प्रथा होती थी, उसको बोला जाता था सिजदा और पाबोस। पाबोस यानी सिजदा यानी झुकना सम्राट के सामने, पाबोस यानी उसके पैरों को चूमना। ये प्रथा किसने शुरू की? ये बलबन ने शुरू की थी। यानी ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और ये कहता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसको और ईश्वर ने बनाया, इसलिए उसके सामने झुकना चाहिए या उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये ऐसे ही मानने वाला ये व्यक्ति था, तो उसने ये प्रथाएं शुरू की। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई, यानी कठोर नीति अपनाई। शत्रुओं से युद्ध करो, उनका रक्त बहाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जो साम्राज्य है वो अपने जीतते जाओ, ऐसी उसने नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों को, स्त्रियों को गुलाम बना दिया जाता था। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया कि उमर का वध कर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। यानी इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? नया शासक बना जलालुद्दीन खिलजी और एक नया वंश दिल्ली में शुरू हुआ जिसको बोला गया खिलजी वंश। तो ये थे प्रमुख वंश। इस वंश के दिल्ली सल्तनत का
एक प्रमुख वंश गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन जैसे प्रमुख शासक हुए। तो ये हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ गुलाम वंश का आप ये देख सकते हो, जो आपको हरे रंग में दिखाई दे रहा है, ये गुलाम वंश का जो साम्राज्य था वो ये था। दिल्ली और दिल्ली के आसपास आप देख सकते हो। बलबन के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन का क्या था? राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। राजत्व सिद्धांत क्या था कि राजा ही जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा जो होता है उसमें ईश्वर के दिए हुए गुण होते हैं, यानी राजा ईश्वर नहीं तो ईश्वर से कम भी नहीं होता है, यानी वो एक अलग ही व्यक्ति होता है सर्वसाधारण से, ऐसा मानने वाला सिद्धांत था। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये है राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत क्या है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, साधारण जनता से वो अलग ही व्यक्ति है और उसे ईश्वर द्वारा विशेष गुण दिए गए हैं जिससे कि वो जनता पर शासन कर सके। बलबन तुर्क अमीरों के विरोध से परिचित था, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोर डाकुओं का दमन व राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। तो ये इस बलबन के प्रमुख कार्य थे। तो ये हमने आज इसका एक प्रमुख वंश पढ़ा, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में। तो निश्चित ही आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देवें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। अगर इस चैप्टर से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई आपके डाउट हो तो उन डाउट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।